हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टडी करेंगे। ठीक, और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है हमारी, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक, देखते हैं। जैसे आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, देखो बताइए। फर्स्ट लिखा हुआ है आपको यहाँ पे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ये तो आपको पता ही होगा वैसे तो। आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, इवन नंबर्स और इधर ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं इवन नंबर्स। और जो नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक, एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 12, 20, ठीक है, 38, 40, 108, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। या फिर हम बोले इनकी वंस डिजिट क्या आती है, इनका लास्ट प्लेस वंस डिजिट क्या आती है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा या 0 आएगा। जिस नंबर के लास्ट में इस टाइप के नंबर होंगे तो वो 2 से पक्का डिवाइड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। अगला है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, देखो ऑड नंबर्स होते हैं 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, यानी कि उनके लास्ट में कोई ऐसे नंबर नहीं आएंगे, इसके अलावा बाकी आएंगे। क्या क्या आ सकता है फिर, उनकी वंस डिजिट पता क्या होगी, उनकी वंस डिजिट होगी हमारी 1, 3, 5, 7 और 9। इनके लास्ट में ऐसे नंबर आएंगे। एग्जाम्पल 11, 13, 371, ऐसे नंबर्स ये 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। क्लियर, ऑड और इवन का कांसेप्ट समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए उन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 किसके टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में। वो अपने टेबल में भी आ रहा है और 1 के भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिनके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 1 हो गया और इटसेल्फ हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल देखिए, पहला मान लो 4 है, 4 के फैक्टर्स निकालो, क्या क्या होंगे 4 के फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स देखो, 4 के फैक्टर, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगला लेते हैं मान लो 5, 5 1 के टेबल में भी आएगा और 5 में आएगा बस, और किसके टेबल में आएगा नहीं, यानी कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, यस। 6 देखो 1 के टेबल में, 2 के में, 3 के में और 6 के में। इसके कितने फैक्टर हो गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ तो लिखा हुआ है सिर्फ ओनली लिखा होगा, कहीं पे क्या लिखा होगा, विच इज एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ओनली की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली। इसके सिर्फ कितने हो, 2 ही फैक्टर हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये वाला भी नहीं था। अगला देखते हैं 9, देखते हैं चलो। 9 1 के टेबल में आता है, 3 के में और 9 के में, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मान लो 11, 11 तो 1 के टेबल में आता है और 11 के में, ये प्राइम नंबर है। ठीक, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर हो, 2। कैसे पता लगाओगे, 1 तो सबके 1 के टेबल में तो सब आते हैं, तो बस ये देखना है कोई ऐसा नंबर जो बस अपने टेबल में आता हो, किसी और के टेबल में ना आता हो, वो कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, बताओ। वो 1 नहीं होता, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, 1 होगा, 1 नहीं। क्योंकि क्यों नहीं होता, देखो 1 जो है ना, 1 के कितने फैक्टर होंगे, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, 1 का फैक्टर 1 ही होता है, इसके 2 फैक्टर तो बने नहीं, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होगा, वो होगा हमारा 2। क्या होगा, 2, क्योंकि देखो 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे प्राइम एंड ऑड नंबर, प्राइम एंड इवन नंबर बताओ कौन सा है, तो वो सिर्फ एक ही है, एक ही नंबर ऐसा जो प्राइम भी और इवन भी, वो भी कौन है, 2 ही है। 2 प्राइम भी और इवन भी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो हटाओ भी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और प्राइम एंड इवन दोनों नंबर है। ठीक, और अगर ग्रेटेस्ट पूछे, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि नंबर ही बहुत सारे हैं। क्लियर हो गया प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। देखो
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। क्या है? रिवर्स। क्यों? देखो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। मगर कंपोजिट नंबर के वन भी होगा फैक्टर, इटसेल्फ भी होगा, कोई और नंबर भी होगा, तो उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर मैं प्राइम नंबर हटा दूं तो जो भी बच्चे अधिकतर वो क्या होंगे? मैक्सिमम कंपोजिट नंबर होंगे। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, पहले ये बताता हूँ मैं। देखो सुनो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा यहाँ पे 4। अगर तुमसे पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट जिट नंबर कौन होगा, वो होता है 4। क्यों? 4 के फैक्टर बताओ, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। देखो 3 फैक्टर नहीं हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, यही तो बोल रहा है मोर देन 2। तो जिस नंबर के भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6, 1 2 3 6, इन सबके टेबल में आता है 6, तो 6 भी कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट लेते हैं 7, 7 देखो 1 और 7, तो मगर इसके तो कितने फैक्टर हुए? सिर्फ 2, तो 7 कंपोजिट नंबर है? नहीं है बिल्कुल। तो 7 कैसा नंबर है? 7 है प्राइम नंबर, तो 7 नहीं है। मान लो आपने लिया 15, 15 1 के टेबल में, 3 के में, 5 के में और 15 के में, तो ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर? अच्छा, समझ में आ गया? कंपोजिट और प्राइम बिल्कुल अपोजिट है। प्राइम में कितने फैक्टर थे? सिर्फ 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट में क्या है? मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से, और चलते रहते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और इंटीजर क्या होता है? इसमें नेगेटिव भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी, यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा थ्योरम 1.1, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर कंपोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो यूनिक होगा, और ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इसने बोला कंपोजिट नंबर, आप कोई कंपोजिट नंबर सोचो, मान लो मैंने सोच लिया कंपोजिट नंबर यहाँ पे 15। इसने क्या बोला था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कर दो, 15 क्या होता है? 3 into 5। ये दो नंबर कैसे आपस में? प्राइम, और दोनों में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट करने में 15 आ रहा है। एक और नंबर लेता हूँ, लो मान ले लेता हूँ मैं 54। 54 पता क्या होगा? सोल्व कर लो, इसका एलसीएम निकाल लो। 2 से कट 27, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो ये क्या हो गया? 2 into 3 into 3 into 3। ये सारे कैसे नंबर है? प्राइम, और इन सबकी मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो कंपोजिट नंबर, ये वाला नंबर कंपोजिट है। क्या है? और उसे मैंने कैसे लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो इसने कहा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक। कुछ और अगर तो आप इसमें कुछ चेंज करोगे, अगर आप इसमें कुछ चेंज करोगे तो 54 नहीं आएगा। मान लो आपने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, तो 54 थोड़ी ना आएगा, ये यूनिक होगा। ठीक, तो इसमें इतना ही था। मतलब मैं हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लो मान लो मैं ले लिया 18। क्या ले लिया? 18 होता है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। देखो ये कंपोजिट था, और ये कैसा है? ये है प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। देखो क्या लिखा हुआ है? कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। तो 4 की पावर n को कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, जहां पे n इज अ नेचुरल नंबर। n कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको पता होंगे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक, फिर बोला चेक वेदर, चेक करो देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, इस n की वैल्यू, ताकि इस 4 की पावर n को कहां पे खत्म कर सकूं? 0 पे। तो मैं रख के देखता हूँ, लो n की वैल्यू यही तो है। मान लो n की जगह 1 रखा मैंने, तो 4 बन जा 4 की पावर 1 तो 1 ही 4 ही होगा। 4 की पावर 2 मतलब क्या? 4 into 4, यानी कि 4 4 जा 16। 4 की पावर 3 कितना होगा? 4 into 4 into 4, यानी कि 64। 4 की पावर 4 क्या होगा?
4 की पावर को 64 में और 4 की इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 64 में अगर 4 की इंटू करोगे 4 4 16, 256 हो जाएगा। तो देखो लास्ट में 4 6 4 6 यही आ रहा है, एंड कभी 0 पे हो रहा है? नहीं हो रहा। उसने बोला था एंड कहाँ होना चाहिए, स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे, चाहे कितनी पावर करो एन की, तब हो क्या आना चाहिए 0। मगर इसने बोला एन की वैल्यू बस क्या लेनी है, ये लेनी है नेचुरल नंबर, तो हो ही नहीं रहा। तो रीजन क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, सुनो 4 की पावर n, 4 क्या होता है 2 into 2, ठीक, तो यहाँ 2 पे भी n आ जाएगा और 2 पे भी n आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 10 देखो 0 लास्ट में कब बनेगा, कोई नंबर है 250 इसके लास्ट में 0 है, कब बनता है, ऐसी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, लास्ट में 0 कब बनेगा, जब 10 आएगा। क्या आएगा, तो 10 के फैक्टर में होता क्या है, एंड फैक्टर ऑफ 10 क्या होता है 2 into 5, 10 के फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी तो 0 बनेगी, ठीक है। 20 है, 20 देखो 2 into 2 into 5, देखो 2 into 5 जब भी आ रहा है, ठीक है। 30 है, 30 को लेकर देख लो, 30 क्या होगा 2 into 3 into 5, देखो 2 into 5 जब भी आ रहा है। तो किसी नंबर का अगर आपको एंड या उसकी वंस डिजिट 0 पे खत्म करनी है तो आपको उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए, मगर यहाँ पे तो खाली क्या है, सिर्फ 2, तो इसमें लिखोगे 4 की पावर n can never end with digit 0, ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा, क्यों, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन, इसमें 5 नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए नहीं होगा, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 2, ठीक। एग्जांपल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो निकालते हैं। लो पहले 6 का करेंगे, किसका करेंगे, 6 का एलसीएम निकालना आता है आप लोगों को, 6 के निकालो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 20 का करो ऐसी, अब 2 से कटेगा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक। अब देखो 6 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 into 3, 20 का फैक्टर क्या बने हैं, 2 into 2 into 5, पहले तो आपको इतना कर लेना है, ठीक। अब आपको देखना है इसमें कॉमन क्या है, देखो ये कॉमन है, जो कॉमन होता है वो ही हमारा एचसीएफ होता है, क्या होता है, एचसीएफ, ठीक। और जो कॉमन के अलावा बच गया, एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन है वो तो लेंगे, और जो बच गया है वो भी लेंगे, 3 बचा, 2 बचा, 5 बचा, ये हमारा एलसीएम होगा। इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 6 2 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, ये आपका एलसीएम। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, देखते हैं क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404, 96 और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर बाद में एलसीएम निकालना है, ठीक है। 96 का वो निकालेंगे, 2 से कैंसिल होगा 48, 2 से फिर 2 4, क्लियर, 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक। अगला क्या है 404, 404 करेंगे, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। अब 101 किसके टेबल में आएगा, 101 तो अपने टेबल में आएगा, एक प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, और प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो 101 तो 101 से कैंसिल होगा। तो आपको क्या क्या फैक्टर बने वो लिख दीजिए, एक तो बना है आपको 96, क्या है 2 into 2 into 2 into कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 1 5, और ये कितना बना है 404, ये बना है आपका 2 into 2 into 101, ठीक है। अब क्या निकालना था मुझे, एचसीएफ, एचसीएफ होता है जो कॉमन हो, ये रहा कॉमन और एक ये रहा कॉमन, यानी कि आपका एचसीएफ हो चुका है 2 into 2, 2 2 जा 4, फिर इसने बोला फाइंड देयर एलसीएम, इनका एलसीएम निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लेंगे, ये दोनों 2 into 2, जो एचसीएफ होता आएगा ही आएगा, जो बच गए वो भी आएंगे, 1 2 3, 3 बार 2 और 3 बार हो गया, और साथ में 3 भी है,
और साथ में 101 भी है। ठीक, अब इन सब की आपस में इंटू करनी है। क्या करनी है? इंटू। इंटू करके देखिए क्या आया, 9696। तो आपका एलसीएम भी हो गया, आपका एचसीएफ भी हो गया। क्लियर? ठीक, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से कौन सा मेथड लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले सबके फैक्टर निकालने पड़ेंगे मुझे। निकालते चलो, पहले 6 का निकालते। 6 के तो बहुत इजी है। 6 के फैक्टर्स, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, 2 3 या 6, 3 1 जा 3। फिर कितना है? 72। 72 का करिए, 2 से कैंसिल होगा 36, 2 से फिर 18, 2 से फिर 9, फिर 3 से, फिर दोबारा 3 से। ये तो आता होगा आपको करना। अगला क्या है? 120। 120 को कीजिए कैंसिल, 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 0, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब जो जो आ गया उसे लिख दीजिए। 6 क्या आया? 2 इंटू 3। 72 क्या आया? देखो क्या क्या है। 6 आया 2 इंटू 3, 72 1 2 3, 3 बार 2 और 3 2 बार। 120 कितना आया? 120 आया आपका 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 है और फिर 5 है। क्लियर? अब जो कॉमन है उस पर सर्कल कीजिए, ये रहा कॉमन। और देखो 3 भी है, देखो गौर से दिख रहा होगा। तो जो कॉमन है वो क्या होता है हमारा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे? 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जो कॉमन है वो तो आएगा और जो एक्स्ट्रा बच गए वो भी आएंगे। मगर यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे, देखो बताता हूँ। ये तो आया। अब इन दोनों का 1 लिखना है, दोनों मत लिख देना। इन दोनों का भी 1, और ये 3 और 5 ये तो अलग अलग है। ठीक, इन सब की इंटू कीजिए। 2 2 3 6, 6 2 12, 12 24, 24 3 72, 72 5 जा 360। कितना आ गया? 360। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया डन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मुझे हर नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख के दिखाना है, प्राइम फैक्टर्स में। देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। कितना है? 140। तो 140 को हम करते हैं, यहीं पे कर देते हैं 140। तो हम पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। निकालिए एलसीएम। 2 से कट होगा, कट कर दीजिए। 2 7 14, 0 ऐसी। फिर 2 से कट होगा, 2 3 6, कितना बचा? 1, 2 5 10। फिर 2 से तो आप कट ऑफ हो गए नहीं है, क्योंकि 35 लास्ट में 5 आगे 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो किससे कट करेंगे अब? हम इसे कट करेंगे 5 से। किससे करेंगे? 5 से। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो जो आ गया वो आप लिख दीजिए अब। तो फर्स्ट 140 को यहीं पे लिख दीजिए। 140 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसने बोला था कि इसे एक्सप्रेस करो हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये सारे प्राइम फैक्टर है, उसके प्रोडक्ट में लिख दिया मैंने। ठीक, नेक्स्ट है 156, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 156। इसका भी निकालिए 156 का। किससे कैंसिल होगा ये? 2 से। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर 2 से कट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। देखो 70, अगर आपको कट नहीं हो रहा आप पे तो क्या करोगे आप? सिंपली 78 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 3 जा 6, 1 बचा, फिर 8 उतारा, 2 9 जा 18, तो 39 आ गया। तो 39 यहाँ लिख दीजिए। ऐसे कर लीजिए अगर ऐसा डाउट हो। अच्छा, ये अब किससे कट होगा? देखो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, लास्ट में 9 है, तो किससे कट होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और 13 तो एक प्राइम नंबर है, वो तो अपने टेबल में आएगा। तो 13 कट होगा किससे? अपने आप से। ठीक, अब इसे भी कर दीजिए। लो 156 के फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये सारे प्राइम नंबर है, क्या है? और ये प्रोडक्ट हो गया प्राइम नंबर्स का, तो इज इक्वल टू ये। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 3825। तो हम इसका निकालेंगे क्या? प्राइम फैक्टर्स। कैसे? ये तो देखो आपको ये समझ में नहीं आएगा किससे कट हो रहा है ये 3825। ये किसके टेबल से कट होगा? ये होगा 3 के टेबल से कट। देखो 3 1 जा, नहीं समझ में आया तो ऐसे कीजिए। 3825 को देखना है किसके टेबल से कट होगा? 3 के टेबल से कट हो रहा है। 3 1 जा 3, फिर क्या बचा? 8, 3 2 जा 6, फिर 2 बचा, फिर 22, 3 7 जा
21, कितना बचेगा अब बचेगा इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बचेगा, फिर 5 उतार लेंगे, 3 5 15, 1 2 7 5, तो 3 के टेबल से कट होगा 1 2 7 5। अभी किससे कट होगा, ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, देखो इसे कट कर दे 3 के टेबल से 1 2 7 5 को। यहाँ पे गलती कर दोगे तुम लोग या नहीं करोगे, क्या पता नहीं करो। 3 4 जा 12, फिर 7 उतारेंगे, 3 2 जा 6, फिर 1 बचा, फिर 5 उतार लिया, 3 5 जा 15, तो कितना है 4 2 5, 4 2 5। अब ये 3 से कट हो जाएगा, फिर से अब नहीं होगा 3 से कट, 3 से कट अब नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं 5 से कट करते हैं सीधा, 5 8 जा 40, कितना बचे 2, 5 5 जा 25, ठीक। अब ये 5 से फिर कट हो जाएगा, देखो 5 का रूल क्या है, लास्ट में 5 होगा तो 5 से कट होगा ही होगा। 5 बन जा 5, कितने बचे 8 में से 5 गए तो कितने बचे 3, 3 और 5 35 बन गया, 5 7 जा 35, और 17 तो प्राइम नंबर है, अपने टेबल से आएगा, यानी कि आपका 3825 क्या बन चुका है, ये बन चुका है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। यहाँ पे देखो 5005, इसे कट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा हो 5 के टेबल में तो आ ही जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 से कट कीजिए, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब 1001 किसके टेबल में आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा किसके टेबल में आएगा, ये आएगा 7 के टेबल में। 7 बन जा 7, कितने बचे 3, फिर 0 कैरी किया नीचे, 7 4 जा 28, फिर कितने बचे 30 में 28 गया तो 2, फिर 1 कैरी किया, 7 3 जा 21, तो ये पूरा कट गया। कितना आ गया 7 से कट हुआ, और कितना आया आंसर हमारा 143, और 143 आएगा अब 11 के टेबल में। देखो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 143, 11 बन जा 11, कितने बजे 3, फिर 3 कैरी, 11 3 जा 33, कट, तो 11 से कट होने में 13 आया, और 13 किसके टेबल में आएगा, अपने टेबल में आएगा। क्लियर, यानी कि आपका इसका आंसर आ गया 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। जब आप ये क्वेश्चन करोगे, ये सब तो रफ वर्क था, क्या था, ये भी रफ ये भी रफ, आपको ये दिखाना है और ये दिखाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारा 7429। 7429 पता किसके टेबल में आएगा, ये आपका आएगा 17 के टेबल में, सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। 17 4 जा 68, कितना बचा, आप 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, फिर 2 कैरी किया, 73 जा 51, कितना बचा 1 1 और 9, 17 7 जा 119, ठीक, तो कितना है 437, मैंने 70 से कट करा और 43 कितना आ गया 437। अभी आएगा 19 का टेबल में 437, 437 किससे कट होगा, अभी कट होगा 19 से, 19 2 जा 38, कितने बचे 5 7, 93 जा 57, ये भी कट हो गया, तो कितना आया 23 आया, किससे कट गया 19 से। और एक बात बताऊं, 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, क्या नंबर है, प्राइम नंबर, ये अपने आप से कटेगा। तो इन सारे पार्टों में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट यही था, क्योंकि ऐसे नंबरों से कट हो रहे जैसे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक। तो हमारा 7429 के फैक्टर्स क्या हो गए, हमारे 7429 के फैक्टर्स हो चुके हैं 17 19 और 23। क्लियर। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू ये। पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। बाद में ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम की अगर मैं किस में इंटू कर दूं, बाद में वेरीफाई करना है कि अगर एलसीएम की मैं किस में इंटू कर दूं एचसीएफ में, तो वो प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर के इंटू के बराबर आता है, ठीक। फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, तो 26 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 तो अपने टेबल में आएगा, और 91 किस टेबल में आता है, 91 आएगा 7 के टेबल में, क्योंकि 13 7 से 91 होता है, तो 7 से कट करेंगे तो 13 आएगा, और 13 अपने टेबल में। तो आप यहाँ पे लिखोगे 26 कितना आया 2 इंटू 13, और 91 कितना आया 7 इंटू 13, इसमें कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ कितना हो गया 13, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा तुम्हारा 13 तो है ही, 2 और 7 भी आया, क्या आएगा
इनकी इंटू कीजिए आपस में। 13 की 2 में कितना होगा 26, 26 की 7 में इंटू करते हैं अगर हम, 7 6 42, 4 कैरी, 7 2 14 4 18, तो कितना आया 182 आया। कितना आया 182। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया, बाद में मैंने बोला वेरीफाई करो। क्या करो? इसको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ही है, तो हमें ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई लिखो यहाँ पे, हमें वेरीफाई करना है। क्या हमें वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये लिखा हुआ ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो एलसीएम कितना आया था आपका एलसीएम आया 182। कितना आया? और एचसीएफ कितना आया आपका? एचसीएफ आया 13। फर्स्ट नंबर कितना है आपका 26। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर 26 और सेकंड नंबर 91। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? देखो 182 की मल्टीप्लाई करने के इसमें 13 में, तो आपका आएगा 2366। कितना आएगा? और अगर मैं इसकी इंटू करता हूँ 26 की किसमें 91 में, तो ये भी इतना ही आ रहा है 2366। यानी कि दोनों सेम आ गए। दोनों क्या आ गए? सेम, यानी कि वेरीफाई हो गया। ठीक, तो हमें पहले क्या करना है? पहले जो हमें नंबर दे रखे होंगे एलसीएम एचसीएम निकालना है, बाद में उसे वेरीफाई करना है। ऐसे ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला यूज होगा कैसे? अगर आपको मान लो एलसीएम एचसीएम दे रखा हो, फर्स्ट नंबर दे रखा, थर्ड सेकंड नंबर निकालना है तो निकाल सकते हैं। इसे यूज करके 4 है ना इसमें 4 टाइप के नंबर्स हैं। 4 में से कोई से 3 दिए होंगे तो हम अगला निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट हुआ? अभी हमारा फर्स्ट हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? 510 92, 510 एंड 92। तो पहले 510 का एलसीएम निकालते हैं। ये किसके टेबल में कट आएगा? ये आपको दिख रहा है 2 के टेबल में आएगा साफ साफ। 2 2 जा 4। आपको अगर कट ना हो, मैं फिर बता चुका हूं, ऐसे डिवाइड कर लो। 2 2 जा 4, 1 बचा फिर 1 उतारा, 2 5 जा 10, फिर 1 आया फिर 0, 2 5 जा 2 5 5। अब ये किसके टेबल में आएगा? ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 8 जा 24, कितना बचा 1, और 3 5 जा 15। अब ये 5 के टेबल में आएगा और अब ये 7 के टेबल में आएगा। और दूसरा क्या है हमारा नंबर? दूसरा हमारा 92। क्या है हमारा? 92 किसके टेबल में आएगा? 2 से तो कट होगा, 2 से काटिए से 46, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1 बारी में। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम 510 इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 23। ये कॉमन नहीं हो गया दिखने रही आपका भाई? 510 और 92 में क्या कॉमन हुआ? 2 आ गया कॉमन। कितना आ गया? 2। यानी कि जो कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन के अलावा बच जाए, जो कॉमन के अलावा बच जाए। कॉमन वाला भी लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उससे भी लेंगे। तो क्या क्या है? 3 5 17, 3 5 और इंटू में कितना है? 2 इंटू 23। अब इन सब की इंटू करनी पड़ेगी। देखो 2 3 6 6 5 30, ठीक है, और 23 2 46, 30 इंटू 17 इंटू 46। अब इन सब की इंटू करनी पड़ेगी। करिए इंटू 73 जा 51 इंटू 46, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। यहां तक क्लियर? पहले बताइए। अब इसके बाद पता क्या करना है? फिर से वेरीफाई करना है। क्या करना है? फिर से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं। तो अब करेंगे हम क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है यहाँ पे? देखो 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। एचसीएफ कितना है यहाँ पे? 2। देखो ये रहा एचसीएफ, ये रहा 2, और एलसीएम ये रहा। फर्स्ट नंबर कितना है? ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर है हमारा 510 और सेकेंड नंबर है 92, 46920। ये भी इतना ही आ रहा है 46920। अब जब दोनों सेम आ गए यानी कि वेरीफाई हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब देखते हैं हम कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है? 336। कितना है? 336। इसे 2 से कट करेंगे। पहले 2 से कट करते हैं। लो 336 को 2 1 जा 2, 1 बचा, फिर 3 उतारा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा 6 उतारा, 2 8 जा 16। कितना आया? 168। ये 2 से फिर कट हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से फिर अब 21 किसके टेबल में आएगा? 3 में, और ये 7 1 जा 7।
मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट 54 किससे कट होगा? 2 से। 27 आएगा, फिर ये 3 से कट होगा, 3 3 जा 3 1 जा। क्लियर? अब जो जो आपका आ चुका है वो सब लिख दीजिए, इसे मैं रफ कर दूं। क्या है देखो, 336 और कितना आया 54। 336 कितना आया देखो, 2 कितनी बार है? 4 बार, और 3 इंटू 7, ठीक है। 54 कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, एक तो ये हो गया कॉमन, एक ही हो गया कॉमन, और कुछ कॉमन है बताओ? एक तो 2 दिख रहा है बस, और एक 3 दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। तो जो कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं HCF। HCF क्या है? 2 आया और 3 आया, इसका एक, इसका एक, तो कितना आ गया? 6। 2 3 जा 6। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे? एलसीएम होगा, देखो जो कॉमन है वो तो आएगा, और जो एक्स्ट्रा जो बच गए हैं वो भी लेने हैं मुझे, ठीक है। तो एलसीएम काफी बिग होने वाला है इसका, देखते हैं। 2 और 3 तो आ ही चुके हैं, 1 2 3 और ये 4, ये लेना है। 1 2 3 और 1 4 7, फिर अभी और आएगा मल्टीप्लाई में, 3 3 मल्टीप्लाई में 3 और 3, इन सब की इंटू करनी पड़ेगी। अब 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 9 9 7 जा 63, 48 की अब 63 में इंटू करनी पड़ेगी, 3024। तो मेरा HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अब मुझे क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँ? देखो, वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं? वही करेंगे जो करते आए हैं। क्या? HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना आया देखो यहाँ पे, 6 आया, कितना आया? 6। LCM कितना आया? 3024, 3024। फर्स्ट नंबर कितना है? 336। सेकेंड नंबर कितना है? 54। सेकेंड नंबर कितना है? 54। अब ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3024 किसमें? 6 में। इस अगर इन दोनों के इंटू करोगे तो 18144 आ रहा है, और अगर 336 की 336 की इंटू करते हो किसमें? 54 में, तो आ रहा है 18, ये भी यही आ रहा है, सेम आ रहा है। जब सेम आ जाए तो हमारा वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स ऐसे ही करने थे। क्या करना था इसमें हमें? इसमें हमें करना था पहले उनका HCF और LCM निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है मैंने। बाद में वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड लगा के मुझे इन सबका LCM और HCF निकालना है। तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और 21, तो 12 का करिए LCM। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 का करिए, 3 5 15, 5 1 5। 21 का करिए, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है। अब इन सबको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। 12 क्या होगा? 2 इंटू 3, ठीक है। 15 क्या होगा? 3 इंटू 5। 21 क्या होगा? 3 इंटू 7। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या है? देखो कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन है तीनों में? 3 कॉमन है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा यहाँ पे 3। और LCM क्या होगा इसका? LCM होगा, देखो जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो बच गए 2 2 5 7, 2 2 5 और 7, देखो ये तीनों का तो एक आ गया, क्योंकि कॉमन हम 2 में नहीं देखेंगे, तीनों में देखेंगे। जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या करेंगे? जब कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF 1 होता है, क्योंकि हम इंटू में 1 मान लेते हैं। तो यहाँ 2 2 5 7 बचा। तो देखो 3 2 6, 6 2 12, और 5 7 35। अब 12 की इसमें इंटू कर दो, 12 5 60, 6 कैरी, 12 3 36 और 6 42। ठीक है, कितना आ गया? 420 आ गया। और इसमें कोई वेरीफाई नहीं करना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बस यहाँ LCM LCM निकाल के छोड़ देना है। ठीक, वेरीफाई अधिकतर 2 नंबरों में पूछता है, 3 नंबरों में नहीं पूछता। सेकंड वाला देखना 70 23 29, ये तीनों नंबर आपस में क्या है? 17 अपने टेबल में आएगा, 23 भी अपने टेबल में आएगा, 29 भी अपने टेबल में आएगा। तीनों प्राइम नंबर है। तो 17 को क्या लिखूंगा मैं? 17 ही रहेगा। 23 को क्या लिखूंगा मैं? 23 रहेगा। 29 को क्या लिखूंगा? 29 ही रहेगा। तो इसमें HCF क्या होगा? HCF होता है जो कॉमन है
यहाँ कॉमन तो कुछ भी नहीं आया, तो एचसीएफ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इनटू में 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो जो 1 हो जाएगा एचसीएफ। जब तीनों में से कुछ भी फैक्टर कॉमन ना हो, कोई भी प्राइम नंबर कॉमन ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम करते ये हैं, हम उसमें 1 की इंटू खुद कर देते हैं, क्योंकि 1 की इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ये नंबर आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, एचसीएफ 1 हो गया, जिसका एचसीएफ 1 होता है उन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अच्छा, और मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम उसका होगा इसका 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी डन, क्लियर, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो 8 है, थर्ड पार्ट में क्या है, 8 आपको निकाल सकते हो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 निकाल सकते हो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 भी सोल्व कर सकते हो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्लियर। अब 8 क्या हो जाएगा देखना जरा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 25 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। बोलो ठीक, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ देखो खाली 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है ना। कहोगे एचसीएफ तो इसका कुछ नहीं होगा, होगा एचसीएफ। जब कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं एचसीएफ में, इंटू 1, तो क्या कॉमन है, 1, एचसीएफ 1। एलसीएम क्या होगा, जब इनमें एचसीएफ 1 होता है एलसीएम इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाता है वैसे तो, बाकी लिख देता हूं मैं, ये प्लस ये प्लस ये, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5। अब इन सबकी 2 कीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा, 25 8 जा 200, 200 की 9 में इंटू करोगे 9 टू जा 18। इंटू करने की ऐसे इंटू करने की कोशिश ऐसे करना जहां पे आपको जल्दी हो जाए इंटू, इसकी इसमें करते इसमें भी कर सकते थे वैसे तो हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ इसका 9 है, इन दो नंबर का एचसीएफ कितना है, 9। तो कह रहा है इन दो नंबर का क्या निकालूं मैं, मुझे एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। चलो निकालते हैं एलसीएम। हमारा फर्स्ट नंबर कितना है बताना, फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर ये पहला नंबर है वाला 306। सेकंड नंबर कितना है मेरा, सेकंड नंबर है मेरा 657 और इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है मेरा 9। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है इसका एलसीएम। आपको पता है इन चारों में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दीजिए और जो बची हुई है वो निकल जाएगी अपने आप। देखो कैसे, फर्स्ट नंबर कितना है मेरा, ये रहा पे फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर कितना है 657, एलसीएम कितना है नहीं पता और एचसीएफ कितना है 9। अभी मल्टीप्लाई में 9 तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। 9 के टेबल से कौन सा कट हो जाएगा बताओ, दोनों कट हो रहे हैं, 9 से कट करो, 9 3 जा 27 कितने बजे 3, 9 4 जा 36। अब 34 की इंटू करनी पड़ेगी किसमें 657 में, 22338 ये आपका आंसर है, ठीक। तो आपका एलसीएम आ गया। इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। इसने बोला है क्या 6 की पावर n, 6 की पावर n, क्या ये कभी जब मैं सोल्व करूंगा इसे तो क्या ये लास्ट में 0 आएगा, ये एंड इसका 0 पे होगा या नहीं होगा। फिर बोला है और n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 so on ऐसे होता है। चलो मैं नेचुरल नंबर पुट करके देखता हूँ 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ कि लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो क्या ये 0 पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पता, देखो क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर है चाहे 20 है उसके लास्ट में 0 आता कब, जब वो 10 हो, उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रही हो। और 10 बनने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है और 5। तो अगर किसी नंबर के फैक्टर्स में, उसके फैक्टर्स को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड, अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होंगे तो वो 0 पे एंड होगा। अब मैं देखता हूँ 6 के फैक्टर्स क्या है भाई, 6 की पावर n के फैक्टर्स, तो 6 के फैक्टर होता है 2 इंटू 3। तो देखो इसमें 2 तो है मगर क्या नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो आप लिखोगे 6 की पावर n कैन नेवर
एंड विद डिजिट 0, ये 0 पे एंड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर, फैक्टर्स ऑफ 6 लिख दो खाली, फैक्टर ऑफ 6 कैन नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, उसमें 5 फैक्टर नहीं है। 2 तो है मगर क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए इसका एंड कभी 0 पे नहीं होगा। आपको सिंपली ऐसे करना है बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन वाई, मुझे बताओ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड आगे ये भी एक कंपोजिट नंबर है। आपको मैंने बताया था कंपोजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले कंपोजिट वर्ड का मतलब बताना चाहिए। कंपोजिट नंबर होता है इसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। और आपको पता है हर किसी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है, और वो नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है। तो हमें बस इन दोनों के अलावा कोई एक नंबर ढूंढना है जो उसका फैक्टर हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो 6 है, 6 का फैक्टर 1 तो हो गई, और 6 का फैक्टर इटसेल्फ मतलब 6 भी होगा। तो इसके अलावा ये किसके टेबल में आता है, और ये 2 और 3 के टेबल में आता है। तो अगर मैंने ऐसा दिखा दिया, कोई एक और नंबर दिखा दिया इनके अलावा, तो ये बन जाएगा कंपोजिट। तो मुझे ऐसा ही इसमें करना है, ठीक। तो मैं कैसे करूंगा, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस से डिसाइड होता है टर्म। अब इस पूरी टर्म में से देखो 13 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ 7 इंटू 11, 13 तो गया यहाँ से, ये वाला 13 गया, तो यहाँ क्या क्या मानेंगे, यहाँ 1 मानेंगे, 1 बचा है, ठीक। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं। 13 11 7 77 प्लस 1, 77 और 1 कितना होगा, 78, ठीक। अब आप चाहो तो यहीं पर आप समझ सकते हो, देखो एक फैक्टर ये ना भाई, इसी नंबर को मैंने सॉल्व करा और ये नंबर आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक तो फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर मैं 1 मान सकता हूं, तो इसे कितने फैक्टर्स हो गए, 3। और जिस नंबर के 3 फैक्टर हो जाएं, 2 से ज्यादा हो जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक। या तो ऐसे कर लो, और या आप ये भी कर सकते हो, इसमें 13 इंटू से लिख सकते हो 2 इंटू 39, 39 की 2 में इंटू करोगे 78। देखो यहाँ भी दिख रहा है 3 फैक्टर हो गए, तो लिख दोगे, क्या लिखोगे इसके बारे में, सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो इट इज कंपोजिट। तो ये कैसा नंबर है, ये नंबर है कंपोजिट। क्लियर? आपको करना क्या है, इसे थोड़ा सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर बन जाएंगे तो ये कंपोजिट है, वरना नहीं है। क्लियर? अब इस देखो हमने अभी इतना पार्ट किया है, अभी आगे ये वाला पार्ट और बचा है। अब इसको करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, यहां से यहां तक पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी एक टर्म है, और यहाँ पे प्लस आया तो ये दूसरी टर्म है, प्लस माइनस से डिसाइड होता है टर्म्स, ठीक। अब इन दोनों में से देखो आपको दिख रहा होगा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यानी कि 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 हट गया यहाँ से, प्लस यहाँ 5 गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। क्लियर? अब मुझे इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो करो इंटू 7 6 42, 4 6 12, 12 2 24, 24 1 24 प्लस 1। क्लियर? अब मैं 42 की 24 में मल्टीप्लाई करूंगा, 1008 प्लस 1, और यहाँ बाहर 5 है। अगर मैं इसमें अब इसे प्लस कर दूं, कितना आएगा, 5 इंटू 1009, ठीक। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर मैं 1 मान लूंगा, ठीक। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हो चुके हैं भाई, एक फैक्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 फैक्टर हो गए, तो 3 से 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो क्या लिख देंगे, सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो चुके हैं, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएं, सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो फुल स्टॉप, इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6,
डन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक यहाँ पे सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। देखो जैसे स्पोर्ट्स फील्ड है, मान लो ये क्या है, फील्ड, और इसके चारों तरफ ऐसे रास्ता है, ये पाथ है, सर्कुलर पाथ। ठीक, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड, टू कंप्लीट अ राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है सोनिया, 18 मिनट लेती है। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि को कितना टाइम लगता है, रवि सेम लैंग्वेज आएगी ऊपर की, टेक्स कंप्लीट अराउंड इन 12 मिनट्स। ठीक, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज मतलब मानो ऐसा कि इन दोनों ने एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से, दे बोथ दोनों ने सेम ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, क्या करना, ट्रेवल करना। मान लो जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो अभी यहां पर है, यहां पर ही सोनिया है, यहां पर ही रवि है। ये तो हो गया सोनिया और ये हो गई रवि, रवि हो गया, और दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों इधर ही जा रहे हैं मान लो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में। देखो क्या लिखा हुआ है, सेम टाइम गो इन सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर मतलब बाद में, कितने मिनट बाद, विल दे मीट, ये मिलेंगे, अगेन मतलब दोबारा, ये दोनों दोबारा कब मिलेंगे, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। ठीक, इसने क्या बोला है, सोनिया 1 मिनट पूरा करने में 18 मिनट लेती है और रवि 1 मिनट कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है, और दोनों ने सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, और क्या लिखा हुआ है, सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन और सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। तो ये दोनों वापस फिर से यहाँ कब मिलेंगे। ठीक, अगर आप देखो सोनिया ले रही है कितने मिनट, 18 मिनट, यानी कि सोनिया की स्पीड क्या है, और इसी 12 मिनट, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा स्पीड होगी रवि की, और इसकी स्पीड डाउन होगी अगर देखा जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम ले रही है, ज्यादा टाइम लेने का मतलब इसकी स्पीड कम होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालना है तो आपको पता क्या करना है, आपको सिंपली इन दोनों का एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना है, एलसीएम किसका, 12 मिनट और 18 मिनट का। जो एलसीएम होगा वो इसका आंसर होगा, इतने मिनट बाद जो एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक, यानी कि 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो पता कितना आएगा, निकालते हैं एलसीएम लो। 2 से कट हो रहा है, 2 9 जा, फिर 2 से, ये तो कट होगा नहीं 2 से, फिर ये 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, यानी टूट जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो इसका एलसीएम आएगा 36 मिनट। तो आप लिखोगे आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए, जो क्लास 9 का बेसिक्स था एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन या रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म, जहां पे पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, दोनों बिलोंग करते हैं किसमें, इंटीजर में, और Q 0 नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर में 0 आती है। ठीक, किस तरह के होते हैं, √2 √23 √15 √13 इस टाइप के होते हैं। रूट में अगर प्राइम नंबर आ गया, रूट में क्या आ गया, प्राइम नंबर, तो वो कंफर्म है कि वो क्या होगा, वो पक्का कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। मान लो रूट में ऐसा नंबर आ जाए 16 का तो रूट होता है 4, और 4 को लिख दूंगा 4/1, यानी कि कैसा नंबर हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म का। और जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख दें उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर इस टाइप के होते हैं कि वाला नंबर है। देखो ये कैसा है, देखो पहले आया 20, फिर आया 200, फिर 2000, यानी कि इसे बोलते हैं, और डैश चल रहा है, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 1/3 इस नंबर को अगर आप सोल्व करोगे तो 3 से पॉइंट लेंगे 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट से 0, 3 3 जा 9, बार बार यही चलता रहेगा।
ऐसे नंबर को बोलते हैं हम, इसका आंसर आया 0.3333 सो ऑन। जो ये चलता रहता कभी रिमाइंडर जीरो नहीं होता, यानी कि रिमाइंडर जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्लास 9th की जो फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें आपको ये कंसेप्ट सही से मिल जाएगा। ठीक, बाकी फिर भी बता देता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होता। और देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो ये तो रिपीटिंग है, मगर मैंने क्या बोला, इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, 20, 200, 2000 इस टाइप से होगा। क्लियर? और इसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से। किससे करते हैं, क्यू डैश से। अच्छा, पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, पाई एक भी एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक, अच्छा यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो यहाँ पे 22/7 तो पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया, रैशनल। और अब आप कह रहे हो कि पाई रैशनल नंबर है, तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो, पाई और 22/7 दोनों की वैल्यू में अगर मैं कंपेयर करूं तो 3.14 और यहाँ भी 3.14, मगर आगे इससे आगे डेसिमल में वैल्यू चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज। हम पाई और 22/7 को अप्रोक्सीमेट इक्वल मानते हैं, मगर ये एक्चुअल में इक्वल नहीं है, ये एक्चुअल में इक्वल नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं, यानी कि बस इसे अप्रोक्सीमेट इक्वल मानते हैं, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स। क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आपको पता है कैसे होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं। कोई भी नंबर जिससे मैं लिख सकता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म का, जहां पे ऊपर भी इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो, मगर ऊपर बस इंटीजर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ऊपर तो होना चाहिए जीरो, मगर नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर अपॉन जीरो ये डिफाइन नहीं होता, इस वैल्यू को अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे 2/3, -6/7, 8/5, 14/3, इस टाइप के नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, क्यू से। और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है जीरो, जीरो एक रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को 0.1 लिख दिया तो बन गई पी बाई क्यू की फॉर्म। और कंडीशन ये थी कि ऊपर तो जीरो हो सकती है, नीचे जीरो नहीं हो सकती, तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, यानी कि कैसा नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 1.2। क्या लिखा हुआ है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कैसा नंबर, एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, और पी किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को करता है डिवाइड, देन पी डिवाइड्स ए आल्सो, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, और ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ए कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो कैसे। मैं मान लेता हूँ पी और ए को कोई नंबर मान के पहले आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर प्रूफ बताऊंगा। देखो कैसे, मान लो पी डिवाइड करना है ना ए स्क्वायर को, मान लो ए को आपने माना 6, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और पी मान लेता हूं मैं 2, ठीक है, मान लेता हूं 2। अब बताओ मुझे, क्या ये देखो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है पी से, हाँ हो रहा है बिल्कुल। देखो यहाँ ए स्क्वायर 36 है और ये 2 है, तो हो रहा है, देखो 18 आ गया। ठीक, फिर इसने बोला देन पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, तो पी क्या था मेरा, देखना 2, और ए क्या था मेरा 6, तो क्या पी जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है पी, दिस इंप्लाइज दिस, तो कर रहा है बिल्कुल। देखो ए 6 है और ये 2 है, देखो 3 आ गया। ठीक, वैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं पहले प्रूफ। लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है, लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो ए के कुछ फैक्टर्स होंगे, मान लो फैक्टर्स हैं x1 इंटू x2 इंटू सो ऑन ऐसे xn, मुझे नहीं पता कितने फैक्टर्स हैं, बस हमने मान लिए। और ये सारे के सारे जो फैक्टर्स निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि वेयर x1, x2, x3 डैश डैश xn आर कैसे नंबर्स होंगे, ये सारे होंगे प्राइम नंबर्स। कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स, ये सारे होंगे प्राइम नंबर्स। क्लियर? अच्छा, अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूं, अब उसने क्या बोला था, ए का स्क्वायर करते हैं। नाउ अगर ए का स्क्वायर करोगे, देखो इन सब का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इंटू x2 का मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर सब पे आ जाएगा, इंटू xn का स्क्वायर। बोलो ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला था, देखो सुनो, इसने बोला था कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है, p, तो लिख देते हैं इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर,
अब एक बात बताओ मुझे, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p इसका एक फैक्टर हो जाएगा, p इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। p डिवाइड्स a स्क्वायर तो सिंपलाइज p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। p किसका फैक्टर है? a स्क्वायर का फैक्टर्स है, ठीक। p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। अब हमने वो थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फैक्टर्स। ये थ्योरम पता क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। क्या होंगे? यूनिक होंगे, उनके अलावा कोई और फैक्टर अलग से नहीं आ सकता। यानी कि अगर p इसका फैक्टर है और इसके फैक्टर ये सारे में देखो, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज p इज वन ऑफ द इन्हीं में से होगा, x1 या कोमा x2 या ऐसे xn, इनमें से होगा, ठीक। अगर p इन्हीं में से होगा तो मान लो मैं एक बार मान लेता हूं, चलो मान लेते हैं p हो गया, मान लो x2 हो गया, तो क्या ये x2 से डिवाइड नहीं करेगा? एक को बिल्कुल करेगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में। मैं क्या लेके चला हूं? मैं लेके चला हूं p डिवाइड्स a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है? सो p इज ऑल्सो डिवाइड्स a, हैंस प्रूव्ड। मैंने क्या करा, एक बार मैं फिर बताया तो मैंने क्या किया, देखो सुनो। लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उसने खुद बोला था a कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर, और a के कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टर्स तो होंगे, तो मैंने प्राइम फैक्टर मान लिया x1 x2 सो ऑन xn तक, कितने भी हो सकते हैं मुझे क्या पता, हम तो जनरल लेके चलेंगे, ठीक है। वेयर x1 x2 x3 आर प्राइम नंबर्स। जब भी आप किसी के फैक्टर निकालते हो बाय एलसीएम से, जैसे निकालते हैं, तो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? तो ये सारे प्राइम नंबर होंगे, और मैंने इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर सब पे आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी, तो स्क्वायर आ गए सब पे। अब यह लिखा हुआ इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, क्वेश्चन में यही तो बोला है p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो मैंने ऐसे लेकर चला हूं। अगर करता है तो p इसका फैक्टर होगा, क्यों होगा भाई? 36 है मान लो, उसे 2 डिवाइड कर दो तो 2 क्या उसके फैक्टर में नहीं आएगा? आएगा। 30 2 into 18 बिल्कुल आएगा, इसलिए उसका फैक्टर हो गया। मगर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फैक्टर्स बोलती है कि p इज वन ऑफ द, इन्हीं में से होगा। फिर क्यों? क्योंकि यूनिक होता है फैक्टर्स। क्या होते हैं फैक्टर्स क्या होता है? यूनिक, बिकॉज फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे? यूनिक होंगे, इसलिए। तो p इज इक्वल टू, मैं x1 x2 इनमें से कुछ ले लूंगा, x2 ले लिया मान लो, तो p इज ऑल्सो डिवाइड्स a। क्यों? x2 देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अभी मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा? डिवाइड में, तो ये से डिवाइड कर देगा और हमारा आंसर ये सब आ जाएगा। तो इस टाइप से करनी थी थ्योरम 1.2। रूट 2 इज इरेशनल नंबर, मुझे प्रूफ करना है रूट 2 इरेशनल नंबर है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है लगभग, या तो ऐसा आएगा या कुछ इस टाइप से आएगा, 2 + √3 इस टाइप से, या तो इस टाइप का आता है, इस टाइप का आता है। एक क्वेश्चन फिक्स है, आने ही आना है। इसे तो आप प्रोसेस देखो, समझो, फिर स्टेप कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या बोला इसने बोला रूट 2 इरेशनल नंबर है। भाई आपको दिख रहा है रूट में प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, और आपको पता है रूट में प्राइम नंबर कैसा होता है? इरेशनल ही होता है, ठीक है। मगर फिर भी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये जैसे ये पेन है, मुझे पता है पेन है, फिर भी मैं बोलूंगा ये पेन नहीं है, कुछ और बोलूंगा, बाद में दिखा दूंगा। ये अभी मान के चलता हूं, मान लो मैं पेंसिल है, क्या मान के चलता हूं ये पेंसिल है, ठीक। मगर बाद में प्रूफ कर दूंगा अरे मैंने तो गलत बोला, ये तो पेन ही था। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जो चीज हमें पता है सच है, फिर भी उसे गलत मान के चलेंगे, बाद में दिखा देंगे अरे मैं ही गलत था, वो बात सही लिखी हुई थी। क्लियर? तो मैं यहां पे लेके चलता हूं इसका प्रूफ। सॉल्यूशन, लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। रूट 2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। रूट 2 एक कैसा नंबर? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर आप जानते हो वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? p/q की फॉर्म में। अगर ये रैशनल नंबर है, देन रैशनल नंबर है तो देन देयर एग्जिस्ट p, q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साइन है बिलोंग्स टू, कि ये नंबर किसके अंदर, कौन से साइड बिलोंग करते हैं? इंटीजर में। बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड p और q, p एंड q आर को प्राइम नंबर, p एंड q आर को प्राइम
नंबर। कुछ टीचर कोप्राइम लिख के कराते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी और क्यू का HCF क्या हो जाएगा, HCF P, Q इज इक्वल टू 1 होगा, कि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर से दोनों के दोनों, एक 2 है तो एक 3, ठीक, इस टाइप से लिख दिया। देखो सच दैट, तो देखो रूट 2 को मैंने रैशनल माना है, तो रूट 2 को मैं एक रैशनल की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्लियर। अब यहां पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 2 की क्यू में और इधर पी है, ठीक। अच्छा, अब यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर इस पे भी आएगा, स्क्वायर इस पे भी आएगा, दोनों पे आएगा स्क्वायर, इधर पी पे स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में भेज दो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि पी स्क्वायर कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, इसी बात को मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और हमने थ्योरम 1.2 पढ़ी है, इससे पहले वाली जो थ्योरम थी उसमें लिखा हुआ है अगर पी स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो पी की सिंगल पावर भी उस नंबर से डिवाइड होगी ही होगी। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर भी अगर मान लो 36 का स्क्वायर 36 है, क्या 36 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, देखो कट जाता है, तो क्या अगर मैं इसकी पावर 1 कर दूं, क्या कर दूं, पावर 1, ये था पी स्क्वायर, पावर 1 भी क्या 3 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, तो क्या होगा यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, P भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं, अब मुझे क्या बताओ, जैसे मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, मान लो मैं 6 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 3 जा 6 डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो इन दोनों की इंटू कोशेंट और किसकी डिविजर की इंटू करने पे क्या आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा भाई, मैं 6 को लिख नहीं सकता फिर ऐसा 2 इंटू 3, ऐसे ही अगर इस P को कौन डिवाइड कर रहा है, P इज ऑल्सो डिविजिबल, P को कौन डिवाइड कर रहा है 2, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा, उस कोशेंट को मैं C मान लेता हूँ, मान लो क्या मान लेता हूँ, तो 2 इंटू C करके क्या आना चाहिए, P, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू C, ठीक। तो आपकी ये वाली इक्वेशन आप फर्स्ट मानो और ये वाली इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। यहां तक कोई डाउट? सबसे पहले मैं फिर से बता दूं एक बार मैंने क्या किया है, रूट 2 बोला था रैशनल नंबर, तो मैंने माना रूट 2 रैशनल है, और रैशनल है तो मैं उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया, और पी और क्यू कैसे नंबर हो गया, या तो उनका HCF 1 होगा या कोप्राइम होगा, दोनों बात का मतलब एक ही है, और ठीक, तो मैंने माना उनका HCF क्या है, 1 है, ठीक। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर से ऐसा आ गया 2 मल्टीप्लाई में तो कहां गया, डिवाइड में, डिवाइड किया तो पी स्क्वायर कैसे डिवाइड हो रहा है 2 से, और मेरी थ्योरम यहाँ पे एक बोलती है, थ्योरम कौन सी, थ्योरम 1.2, वो कहती है अगर पी स्क्वायर डिवाइड होता है नंबर से तो पी भी होगा मैंने आपको समझा भी दिया कैसे। और जब डिवाइड करते हैं तो कोशेंट और डिविजर के इंटू करने पे क्या आता है, डिविडेंड आता है, तो ये आ गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड में, अब देखो यहाँ से p की वैल्यू 2c है ना, इसे पुट कर देंगे किसमें, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, यहाँ पे जहां पे p है, आपको p दिख रहा है, तो रूट 2q इज इक्वल टू p की जगह रखोगे 2c, रूट 2q इज इक्वल टू 2c, ठीक। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, मैं क्लीन कर देता हूं पहले, क्या आया था, रूट 2q इज इक्वल टू 2c, रूट 2q इज इक्वल टू 2c। इसके बाद देखो क्या होगा, मैं फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो रूट 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर इस पे भी आएगा रूट 2 पे, और स्क्वायर इस पे भी आएगा, यहाँ पे 2 पे भी स्क्वायर आएगा, c पे भी स्क्वायर आएगा। अब इससे तो ये स्क्वायर हट गया, तो क्यू स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू सी स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बारी में क्योंकि डिवाइड में जाएगा, तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया हमारा 2 इंटू सी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ भेजू, मैं इसे डिवाइड में भेजूंगा जैसे पीछे भेजा था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है
2 से। तो फिर से थ्योरम 1.2 सेज दैट, थ्योरम आपकी बुक की है 1.2, जो नई बुक है, नई एनसीईआरटी है, मैं जो भी सिलेबस करा रहा हूँ वो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ठीक। और किसी को अगर कुछ भी डाउट रह जाता है फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दे दे, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थ्योरम 1.2 में क्या बोला है, क्यू स्क्वायर, वो बोलती है अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो क्यू की 1 पावर भी डिवाइड होगी। तो बाय थ्योरम 1.2 दिस इंप्लाइज क्यू की पावर 1 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। आपको यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट दे देना है, ठीक। अच्छा, तो फिर से देखो, अगर q की पावर 1 डिवाइड हो रही है 2 से तो कुछ ना कुछ क्वोशंट वो आएगा, क्वोशंट मान लेता हूं इस बार में d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फॉर सम d बिलोंग्स टू इंटीजर, तो q इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू डी। अभी तक 2 इक्वेशन मानी गई थी, अभी कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब आप देखोगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन, देखो सेकंड इक्वेशन में लिख देता हूं, वो क्या थी, p इज इक्वल टू 2c थी, क्या थी, ये थी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को देखना जरा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं मिल गया एक, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से मैं कह सकता हूं कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। और मैं क्या मान के चला था, मैं मान के चला था उसका HCF कितना होता है, 1 होता है, जो कि 1 के इक्वल नहीं आया, यानी कि मैं गलत मान के चला। सो अवर अजम्पशन, मेरा अनुमान क्या हो गया, इज रॉन्ग, मेरा अनुमान क्या हुआ, गलत हुआ। फिर आप लास्ट में लिखोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं इधर लिख देता हूं, लास्ट में आप लिखोगे इसके बाद, सो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्लियर। तो इस तरह से करना है, यानी कि हमें पता है √2 इरेशनल है, फिर भी हम मान के चलेंगे वो इरेशनल है, फिर उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लेंगे, कंडीशन बनाएंगे 2-3 और मानेंगे कि उसका HCF 1 है, बाद में दिखा देंगे HCF तो 1 था ही नहीं, तो कैसा नंबर हो गया, वो हो गया फिर HCF 1, अगर 1 नहीं आया तो मतलब वो कोप्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि मैंने कोप्राइम माने थे, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि कैसा नंबर था, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर अब भी किसी को डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दे। इसमें लिखा है √3 इज इरेशनल नंबर, मुझे प्रूफ करना है √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, हम करते हैं रिवर्स लेके, जैसे इरेशनल लिखा हुआ है हम मानेंगे से इसका उल्टा क्या होता है, रैशनल। मैं मान के चलूंगा रैशनल है, बाद में दिखा दूंगा मैंने गलत माना, वो इरेशनल ही था। इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक। तो देखते हैं सॉल्यूशन, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, मैंने मान लिया कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। सो क्या देन लिख दो, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे उपस्थित होंगे, क्या उपस्थित होंगे, p, q, जो किसमें बिलोंग करेंगे, इंटीजर में, एंड p, q का जो HCF होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, क्या होगा, यानी कि ये दो नंबर कोप्राइम होंगे, कोप्राइम नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। सच दैट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में हर बार लगभग आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। सच दैट, तो क्या होगा, अब √3 को मैंने क्या माना, रैशनल, तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दूंगा मैं, लो लिख दिया भाई, √3 को माना मैंने रैशनल, तो रैशनल नंबर तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, अब होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर, तो √3q इज इक्वल टू p, अब यहां से रूट हटाना है मुझे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3, q स्क्वायर, q का स्क्वायर, q स्क्वायर, इधर p स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, किसमें, तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो दिस इंप्लाइज क्या लिखा हुआ है, q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 3, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ पर अब एक थ्योरम यूज होगी जो है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स, p ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, a की पावर 1 को। तो ऐसा यहाँ पे होगा, p स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, 3 को, तो p की पावर 1 को भी 3 डिवाइड करेगा, ये चीज लिखेंगे हम, तो हम लिखते हैं, तो सिंपलाइज p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, p स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है 3 से, सो दिस, इस थ्योरम से, तो p की पावर 1 भी क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, 3 से। और जब कोई नंबर
जब कोई नंबर, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर p डिवाइड हो रहा है किससे 3 से, तो डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर क्या आएगा 0, डिवाइड का मतलब यही होता है। तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट को मैं c मान लेता हूँ, ठीक। तो फिर 3 की और c की इंटू करने में p नहीं बनेगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, देखो 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 6, कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 और 3 की इंटू करने पे 6 ही नहीं बनता। ऐसे ही 3 और c की इंटू करने पे क्या बनेगा, p बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, p इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू c, c यहाँ पे क्वोशंट लिख देंगे, फॉर सम c बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? अच्छा, इसे मानेंगे हम। देखो ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, ये वाली कौन सी इक्वेशन हो गया, फर्स्ट, और ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब p की वैल्यू 3c आ गई, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो p क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे p क्या, p की जगह रखेंगे 3c, रूट 3q इज इक्वल टू 3c। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। अब इसके बाद मुझे क्लीन करना पड़ेगा, याद रखना, देखो रूट 3q इज इक्वल टू 3c, हमारा आया रूट 3q इज इक्वल टू 3c। हम क्या करने वाले थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और यहाँ हो जाएगा q का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर 9 और c स्क्वायर। अब 3 मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 3 या मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, यानी q स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है आपको q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, q स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है 3 से। तो हमने अभी जो इससे पहले थ्योरम यूज किया, अभी यहीं पे लिखी थी मैंने थ्योरम, उसमें क्या था, अगर स्क्वायर डिवाइड करता तो सिंगल पावर भी डिवाइड होगी, यानी दिस इंप्लाइज q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, q भी डिवाइड होगा 3 से, ठीक। अगर q डिवाइड हो रहा है, फिर से अगर q डिवाइड हो रहा है 3 से, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वोशंट आएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है इस टाइम पे 0, तो इन दोनों के इंटू करने पे q बनेगा, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स d। ये हो गई मेरी, अभी तक कितनी इक्वेशन हो गई थी, 2, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब आप देखोगे, अगर पीछे जाके देखो सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कुछ आपको कॉमन मिल रहा होगा, क्या, इन दोनों से मुझे पता लगता है कि p क्या था, देखो सेकंड इक्वेशन थी p इज इक्वल टू 3c, और थर्ड इक्वेशन है 3 इंटू d। अब देखना इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 कॉमन है, कितना कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी कि इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ p, q इज इक्वल टू कितना होगा 3, और जबकि मैं तो HCF क्या मान के चला था 1 तो आया नहीं, यानी कि मेरा अनुमान क्या निकला, गलत, मेरा assumption क्या हो गया, रॉन्ग। सो our assumption is wrong, हमारा assumption क्या है, गलत है। तो दिस implies रूट 3 इज एन कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, रूट 3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, ठीक। चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 6 करने वाला है, जिसमें लिखा हुआ 5 माइनस रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि ये इरेशनली रैशनल है, मगर बाद में दिखा देंगे मेरा अनुमान या मेरा असम्पशन गलत था, ये इरेशनल नंबर ही था। और इससे पहले कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, जैसे हमने किया है रूट 3 वाला, रूट 2 वाला, इनको भी प्रूव करना था इरेशनल नंबर, मगर इन क्वेश्चनों का प्रोसेस काफी लेंथी था, मगर इस क्वेश्चन में मैं इसे यूज कर सकता हूँ कि ये इरेशनल नंबर है, क्या है, इसे यूज करके इसका प्रोसेस छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, लेट कर लेते हैं, लेट 5 माइनस रूट 3, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, 5 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं 5/1 माइनस रूट 3, अब 5/1 p by q की फॉर्म बन गई, तो ये नंबर कैसा हो गया, ये तो हो गया रैशनल नंबर, और रूट 3 कैसा नंबर होता है, इरेशनल, और रैशनल इरेशनल में अगर हम कोई ऑपरेशन लगाए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये ओवरऑल नंबर बनता है क्या, इरेशनल, ओवरऑल नंबर क्या बनता है, इरेशनल, यानी कि ये इरेशनल नंबर है। फिर ये मुझे प्रूफ करना है इरेशनल है, देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, मैंने मान लिया कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्या, p by q, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर,
कि P और Q इंटीजर में पक्का ऐसे नंबर्स होंगे जिनका फ्रैक्शन करने पे ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे क्या मान लिया है, रैशनल नंबर। तो सच दैट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन Q। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, सुनो, मुझे पता है रूट 3 रैशनल है, मगर मुझसे पूछा गया, पूरा नंबर पूछा गया ये रैशनल है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन पूरे को सॉल्व करने के लिए इसे यूज कर सकता हूँ कि रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसे, मुझे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले 5 माइनस रूट 3, 5 इंटू रूट 3, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रूट 3 के साथ, रूट 3 और रूट 2 कोई भी इरेशनल नंबर के साथ, तो मैं उसमें उस रूट वाले नंबर को एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसे अकेला कर दूंगा, बाकी सबको उधर भेजना है। देखो मैं करता हूँ रूट 3 को उधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 5 माइनस P अपॉन Q, प्लस का इधर आया माइनस का और माइनस का इधर गया प्लस का। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आएगा एलसीएम Q की 5 में इंटू माइनस P, क्योंकि Q और 1 का एलसीएम Q आया, इधर Q की इंटू इधर 1 की। बोलो ठीक। अब मुझे बताओ P और Q क्या थे, इंटीजर्स। अगर इंटीजर को आप आपस में मल्टीप्लाई करके इंटीजर से ही प्लस माइनस करो तब भी क्या आएगा, इंटीजर। तो दिस हेयर 5Q माइनस P कोमा Q, ये दोनों नंबर्स, ऊपर वाला नीचे वाला कोमा लगा हुआ है, आर इंटीजर्स है। क्या है ये दो नंबर, कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। तो क्या इनका फ्रैक्शन भी इंटीजर नहीं होगा, होगा बिल्कुल। 5Q माइनस P अपॉन में Q इज ऑल्सो एन, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। ये कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा, P बाई Q की फॉर्म का है, क्योंकि दोनों इंटीजर है। इंटीजर का रेशियो क्या होता है, रैशनल नंबर। अच्छा, यानी कि ये हो गया रैशनल नंबर, क्या हो गया ये रैशनल नंबर। और इधर क्या है, इधर है रैशनल नंबर। इसके बाद लिखोगे बट रूट 3 कैसा नंबर है, रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। रूट 3 कैसा नंबर है, इररेशनल। तो ये तो रैशनल है मगर ये कैसा है, इररेशनल। इधर तो रैशनल बैठा हुआ है, इधर कौन बैठा हुआ है, तो रैशनल इज कभी भी इक्वल नहीं होगा इसके इररेशनल के। बोलो, ये रैशनल नंबर है और ये कैसा हो गया, रैशनल। क्यों हो गया रैशनल, देखो P Q दोनों इंटीजर्स थे, इंटीजर को प्लस माइनस करोगे किसी नंबर के साथ, वो भी इंटीजर वाले नंबर के साथ ही, तो वो भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और जब इंटीजर का रेशियो लोगे, क्या लोगे, तो बन जाएगी P बाई Q की फॉर्म, तो ये रैशनल नहीं हो गया। तो रैशनल और इरेशनल तो बराबर होंगे नहीं, क्योंकि ये तो इरेशनल है। सो आवर assumption is wrong। मेरा अनुमान क्या निकला, गलत। तो हेंस यहाँ लिख देंगे, तो दिस इंप्लाइज 5 माइनस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर। ये वाला इसका सॉल्यूशन थोड़ा छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है, शो दैट 3 रूट 2। मुझे दिखाना है 3 रूट 2 कैसा नंबर है, ये दिखाना मुझे इरेशनल नंबर। तो कैसे दिखाएंगे, फिर से हम लेट करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, लेट करके कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 3 रूट 2 इज अ, इसे मान लूंगा मैं रैशनल नंबर। क्या मान लूंगा कि एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को मैं किस में लिख सकता हूँ, P बाई Q की फॉर्म में। तो देन देयर एग्जिस्ट P, Q belongs to integer such that, ये लाइन तो याद ही कर लो एज इट इज, सारे क्वेश्चन में यही होगा। मतलब क्या है, लेट अस अज्यूम मैंने मान लिया कि ये कैसा नंबर है, रैशनल है। रैशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या। देन देयर एग्जिस्ट, तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ उपस्थित होगा जहां P Q इंटीजर में होंगे, सच दैट, ऐसा है कि सच दैट के बाद मैं ऐसे लिख दूंगा P बाई Q की फॉर्म में, P अपॉन Q। ठीक, अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे पता है, देखो यहाँ लिखा हुआ 3 रूट 2, मुझे पता है इसमें जो रूट 2 है वो इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ इस कंडीशन को। कैसे यूज करेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ भेज दो, डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड में भेज दो। रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन 3Q। अब मुझे बताओ P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, क्या मैं इंटीजर में 3 की इंटू करूंगा तो क्या वो भी इंटीजर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या लिखोगे, हेयर P, 3Q आर इंटीजर्स। क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो दिस इंप्लाइज P अपॉन 3 को जब इंटीजर का रेशियो लोगे तो वो क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। क्या बनेगा, तो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। बट लेकिन रूट 2
इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 कैसा नंबर है? रूट 2 है इरेशनल नंबर। ये तो रैशनल है, मगर ये वाला क्या इरेशनल। आपको पता है रैशनल इरेशनल बराबर होते हैं कभी? ये तो रैशनल हो गया और ये क्या हो गया इरेशनल, ये तो कभी बराबर ही नहीं होंगे। सो इसके बाद लिखोगे रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि मेरा अनुमान क्या निकल गया? गलत। ठीक, मेरा अनुमान क्या हुआ? गलत। तो दिस इंप्लाइज 3√2 इज एन कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। ये नंबर होगा इरेशनल। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा हो गया, करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अब देखो इसने बोला √5 को इरेशनल नंबर दिखाओ, और ऐसे हमें पता है इरेशनल है, फिर भी प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। वो क्या होता है? वो मेथड ये है कि हमें पता है इरेशनल है, मगर मैं मानूंगा इसे उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है? रैशनल। मैं लेट करके चलूंगा कि √5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। बट मैं लास्ट में दिखा दूंगा ये तो मैंने गलत माना, ये तो इरेशनल ही था। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे कि ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है? इरेशनल, सॉरी रैशनल नंबर। मैंने माना ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो देन देयर एग्जिस्ट, यहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या? P, Q, जो कहां बिलोंग करेंगे? इंटीजर में। सच दैट, और साथ में P और Q का HCF, P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का क्या सीन है यहाँ पे? जैसे सपोज करो आपको मैंने दिया 45 के फैक्टर करोगे 3 × 3 × 5। ये जो इसके सारे फैक्टर्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि आपस में इनका HCF 1 है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम कोप्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? कोप्राइम। तो यहाँ पे P और Q जो नंबर्स होंगे ना, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर कॉमन हुआ, अभी जैसे 4/6 हुआ, तो मैं काट के मैं उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कंसीडर कर रहा हूं कि उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर सच दैट, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। सच दैट, तो मैंने इसे रैशनल माना है। रैशनल माना है तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P/Q की फॉर्म में। तो लिख दो। तो √5 कैसा होगा? √5 इज इक्वल टू P/Q। क्लियर? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानूंगा, फिर मैं करूंगा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब √5 Q का होल स्क्वायर, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई √5 Q इज इक्वल टू P। फिर करूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं रूट हटा पाऊं। ठीक है, रूट जब भी हटेगा जब स्क्वायर होगा। तो √5Q का स्क्वायर इधर P का भी स्क्वायर, और जब मैं स्क्वायर करूंगा, देखो √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 5 आएगा। तो यहाँ पे आएगा इधर की तरफ 5 P स्क्वायर, मगर P पे तो सॉरी Q स्क्वायर, Q पे तो स्क्वायर आएगा, और इधर क्या है? P स्क्वायर। बोलो ठीक है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, कहाँ है? तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। यानी कि यहां बोल सकता हूं मैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 5। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 5। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इज डिविजिबल। ये डिविजिबल है किससे? डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल है। P स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से, यानी कि P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इसी चैप्टर में, इफ P डिवाइड्स, अगर P डिवाइड कर दे किसको? A स्क्वायर को, तो दिस इंप्लाइज P ऑल्सो डिवाइड्स। P ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको? A की पावर 1 को। किसको करेगा? A की पावर 1 को। तो ऐसे ही अगर P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से, तो P की पावर 1 को भी डिवाइड करेगा कौन? 5। तो यहां लिख देंगे, तो दिस इंप्लाइज P की पावर 1 इज ऑल्सो डिविजिबल। ये भी डिविजिबल होगा किससे? बाय 5 से। बोले यहां तक क्लियर? यहां तो कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब एक बात सुनो, यहाँ पे क्या रफ बता रहा हूँ, रफ रेड से जो है, अगर आप किसी नंबर को 6 को 2 से डिवाइड करते हो, डिवाइड का मतलब तो ये होता है ना कि रिमाइंडर 0 आ जाए। भाई पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब यही है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों, ये क्या है? डिवीजर ये वाला, और ये क्या है? कोशेंट, इन दोनों के मल्टीप्लाई करूँ, क्या डिविडेंड के बराबर नहीं आएगा?
आएगा बिल्कुल। तो 6 क्या होगा 2 इंटू 3, यानी कि ये जो देखो ये जो 3 है ये एक टाइप का कोशेंट है, ऐसे मैं सी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? सी। ऐसे ही अगर यहाँ पे p को कौन डिवाइड कर रहा है? p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। p को डिवाइड कर रहा है 5, कौन कर रहा है? तो कुछ ना कुछ तो कोशेंट आएगा, उसको सी मान लेता हूँ। तो 5 इंटू सी किसके बराबर होगा? p के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो फॉर सम c बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए क्या होगा? p इज इक्वल टू 5 इंटू सी। ये हो गई सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आप इसे मानोगे, ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है? ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से p की वैल्यू आ गई है 5c, कितनी आ गई है? अब ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो रख दो यहाँ पे √5q इज इक्वल टू, और p की जगह पे क्या है? 5c। p की जगह पे क्या है? 5c। यहां तक क्लियर? अब मैं इसे रफ करता हूं फिर बताता हूं। ये याद रखना बस, √5q इज इक्वल टू 5c। और ये वाली इक्वेशन याद रखना, √5q इज इक्वल टू 5c। कितना आया था? √5q इज इक्वल टू 5c। बोलो ठीक है यहां तक? अब मैं फिर से यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, क्यों? ताकि रूट हट जाए। जब आप स्क्वायर करोगे यहाँ पे √5q का और इधर 5c का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और इधर c स्क्वायर। बोला ठीक है? 5 मल्टीप्लाई में तो इसे काट देगा 5 बारी में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो q स्क्वायर कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो यहाँ पे फिर से मैं बोल सकता हूँ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल। ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है किससे? बाय 5 से। फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है जो भी पहले किया हमने। अब देखो q स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है, तो वही फिर से वो थ्योरम जो मैंने बोला था कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, ठीक? तो ऐसे अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन? 5, तो इसकी 1 पावर को भी डिवाइड करेगा। तो हम बोलेंगे q की पावर 1 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो दिस इंप्लाइज q की पावर 1 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बोलो ठीक? ठीक है। अब देखो फिर से वही वाली कंडीशन आएगी, अगर q को डिवाइड कर रहा है कौन? 5, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा कोशेंट, उसे मैं d मान लेता हूँ, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो इन दोनों की इंटू करने पे यही तो बनेगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसे? तो q इज इक्वल टू 5 टाइम्स d। ये हो गई मेरी अभी तक 2 इक्वेशन बनी थी ना, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक? और आपको सेकंड इक्वेशन याद है वो क्या आई थी? p इज इक्वल टू 5c आई थी। क्या आई थी? सेकंड इक्वेशन। दोनों, ये थर्ड है वो सेकंड पीछे बनी थी। अब इन दोनों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में देखो क्या कॉमन है? आपको दिख रहा है कॉमन 5 है। क्या है? यानी कि इन दोनों से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि p और q का क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5। मगर जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया लेट अस अज्यूम से, वहां पे मैंने लिखा था इनका HCF क्या है? 1 है, मगर यहाँ तो 5 आ गया, 1 नहीं आया। यानी कि मेरा जो अजम्पशन था, मेरा जो अनुमान था वो क्या हो गया? गलत। क्या लिखेंगे? सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अनुमान क्या है? गलत है। हमारा अनुमान क्या है? गलत। हमारा अनुमान गलत निकला। तो क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले √5 इरेशनल बोला है, हम मानेंगे इसे रैशनल। क्या मानेंगे इसे? रैशनल। और रैशनल मानेंगे हम, और फिर इसे p वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो आपको स्टेप पता है इस टाइप से करना है, ठीक? नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है देखना, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। मुझे प्रूव करना है 3 + 2 √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। जब √5 के साथ कुछ और दे दे फिर तो थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम इसमें देखो हमें पूरा दिखाना है इरेशनल। पूरा क्या दिखाना है? इरेशनल। मगर मैं ये कंडीशन यूज कर सकता हूँ कि ये क्या है? इरेशनल। इससे इजी हो जाता है। और आपको मैं बता चुका हूँ अगर रैशनल और इरेशनल में कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो ओवरऑल नंबर क्या बनता है? इरेशनल। ठीक है? मैक्सिमम केसेस में।
तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही करेंगे जैसे करते हुए आए। हम मान लेंगे कि एक ऐसा नंबर है, लेट अस अज्यूम, कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, दैट मैंने मान लिया क्या कि 3 + 2 √5 is a rational number, is a rational number। मैंने मान लिया कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो मैं इसे, तो देन देयर एग्जिस्ट यहाँ पे उपस्थित होंगे क्या, p, q जो बिलोंग करेंगे इसमें इंटीजर में, सच दैट, और सच दैट ही काम कर जाएगा यहाँ तो, सच दैट कि 3 + 2 √5 = किसके बराबर होगा, p/q के। ठीक है, 3 + 2 √5 किसके बराबर होगा, p/q के। अब ये करेंगे, देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सुनो, हमें पता है ये पूरा नंबर प्रूव करना है इरेशनल, मैं मान के चला हूं रैशनल, मगर मुझे एग्जैक्टली ये तो पता है ना इसमें जो √5 है वो तो इरेशनल है, तो मैं उसे यूज कर लूंगा। कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे इस तरफ या उस तरफ कैसे भी करो, √5 को अकेला कर दो, बाकी सबको उधर भेज दो। देखो कैसे, पहले सबसे पहले प्लस के 3 को उधर भेजेंगे तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उसे ले जाने से पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे q आ जाएगा p और इसमें 3 की इंटू 3q, अब इस 2 की इंटू यहाँ हो जाएगी, तो √5 आ गया = p - 3q अपॉन में 2q। बोलो ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे p और q कैसे नंबर्स थे, इंटीजर, तो अगर इंटीजर में प्लस माइनस करूं, कुछ मल्टीप्लाई करूं, इंटीजर ही तब भी तो इंटीजर ही रहेगा, यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं p - 3q एंड दूसरा कौन सा है 2q आर ऑल्सो इंटीजर, ये भी कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। और अगर दो इंटीजर्स को मैं डिवाइड करूं फ्रैक्शन में, देखो फ्रैक्शन ही तो हो रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन ही तो हो रहा है, तो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। तो दिस इम्प्लाइज p - 3q अपॉन में 2q आर नहीं, इज अ रैशनल नंबर। एक ऐसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। बट मुझे पता है यहाँ पे जो अकेला √5 पड़ा हुआ है, √5 इज एन, ये कैसा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। और आपको पता है कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा अनुमान क्या निकला, गलत निकला, हमारा अनुमान गलत निकला। दिस इंप्लाइज, पूरा जो क्वेश्चन था उसे फिर से उतार देना है, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, इरेशनल। क्लियर, तो इस टाइप से करना है, ये वाला थोड़ा छोटा हो जाता है, अगर खाली √5 प्रूफ करने के लिए वो तो लेंथ होता है। क्लियर, बस यहाँ पे याद रखना कि हमें क्या करना है, यहाँ पे चाहे कुछ प्लस में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, हमें उसे अकेला करना है, जैसे मैंने अकेला कर दिया, बाकी सब उधर भेज देना। फिर बोल देना ये इंटीजर्स थे, इंटीजर में कुछ प्लस माइनस होगा इंटीजर के नंबर से ही, तो इंटीजर ही आएगा, और फिर ये रेशो भी क्या होगा, रैशनल होगा, और मगर इधर क्या है, रैशनल, ये तो बराबर नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रैशनल। मुझे प्रूव करना है ये तीनों पार्ट क्या है, इरेशनल है। तो मैं फिर से वही करूंगा जैसे करता आया हूं, मैं क्या करता आया हूं, मैं मानूंगा ये रैशनल है, बाद में दिखा दूंगा मैंने गलत माना, ये रैशनल ही था। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट 1/√2। ठीक, क्वेश्चन ये है, तो लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। कैसे मान लूंगा कैसा नंबर है, ये है रैशनल नंबर। और आपको पता है रैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं हम, p/q की फॉर्म के, देन देयर एग्जिस्ट p, q belongs to integer such that अगर p q इंटीजर है और ये रैशनल नंबर है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता p/q की फॉर्म का, p/q की फॉर्म का मैं लिख सकता हूं इसे। भाई मैंने माना ये रैशनल है, रैशनल को तो मैं p/q की फॉर्म का लिख सकता हूं। अगर रैशनल है तो p/q ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे p/q इंटीजर्स में उपस्थित होंगे जो इसके बराबर होंगे, अगर ये रैशनल है तो। अच्छा, फिर ये करूंगा मैं,
फिर मैं करता हूँ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करता हूँ, तो मुझे अब क्या करना है, मुझे रूट 2 को अकेला करना है, ठीक है, वो भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मैं करता हूँ अब इसे, एक काम कर, चलो कर दो, रूट 2 क्यू बराबर, सॉरी रूट टू पी बराबर क्यू इंटू 1, रूट 2 पी बराबर क्यू इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ रूट 2 को तो मुझे अकेला करना है, तो पी को वापस भेजना पड़ेगा। रूट 2 इज इक्वल टू क्यू बन जा क्यू, और नीचे पी आ गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे, देखो पी क्यू इंटीजर थे और पी अपन क्यू कैसा नंबर था, रैशनल, भैया रैशनल नंबर है। तो हेयर आप कह सकते हो Q अपॉन P इज अ रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। क्यों, एक बार बताओ, 2 अपॉन 3 अगर रैशनल है तो क्या उल्टा करो, 3 अपॉन 2 भी रैशनल होगा, नहीं होगा भाई। P अपॉन Q रैशनल था तो Q अपॉन P भी क्या होगा, रैशनल। बट जो ये रूट 2 दे रखा है, रूट टू इज एन इररेशनल नंबर, रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। अब एक बार बताओ, इस तरफ मैं कह रहा हूँ ये रैशनल है और इस तरफ कह रहा हूँ मैं रैशनल है। इरेशनल रैशनल का भी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, नॉट इक्वल। क्या लिख सकते हो आप, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। सो अवर अजम्पशन इज, तो मेरा अनुमान क्या निकला, गलत। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। फिर बाद में लिख देंगे पूरा क्वेश्चन जो दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, यही 1/√2। तो दिस इंप्लाइज के बाद 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, इस टाइप से करना है। तो ये तीनों पार्टों में ऐसे ही करना है, क्योंकि देखो इसने दिया है 1/√2, तो 1/√2 के बारे में मुझे नहीं पता, मगर मुझे √2 पता था कि ये इरेशनल है, तो मैं इसे यूज कर लूंगा, यूज कर लिया। ऐसे ही से मुझे पता है √5 इरेशनल है, ऐसे यहाँ पे √2। ठीक, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। 7√5 तो मुझे प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो मैं कैसे करूंगा, देखो सेकंड पार्ट 7√5, फिर से वही करना है। लेट अस अज्यूम दैट क्या 7√5 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट क्या P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, ये लाइन सभी सारे क्वेश्चनों में, इस चैप्टर के जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे सब में सेम है कि मैंने माना ये रैशनल है, तो अगर रैशनल है तो P Q ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इसे रैशनल की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। कैसे, ऐसे 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। क्लियर। अब मुझे √5 को अकेला करना है, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई में तो कहां भेज दूंगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें √5 यहाँ अकेला बचेगा, उधर हो जाएगा P अपॉन Q साथ में 7, P अपॉन Q साथ में 7। ठीक, अब मुझे क्या बताओ, ये हो गया P अपॉन 7Q। P अपॉन Q कैसा नंबर था, रैशनल। अगर मैं नीचे Q में 7 से इंटू कर दूं तब भी तो रैशनल रहेगा। देखो एग्जांपल, मान लो 2/3 था, अगर मैं इसमें 7 से इंटू कर दूं 2/21 भी तो रैशनल है, तो लिख दो इस बात को। सो क्या हेयर P अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल। बट मगर मेरा √5 कैसा नंबर है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल। और आपको पता है इरेशनल और रैशनल क्या नहीं होते, ये रैशनल हो गया और ये रैशनल हो गया, तो रैशनल रैशनल भी बराबर होंगे, नहीं होंगे, तो आप लिख सकते हैं रैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो मेरा अनुमान, जो मेरा तुक्का था, तुक्का कह लो या मैंने जो माना, वो क्या निकला, गलत। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा अनुमान क्या निकला, गलत। सो दिस इंप्लाइज, ये जो मेरा क्वेश्चन था 7√5, ये कैसा नंबर हुआ, फिर मैं लेके चला इसे रैशनल, मगर ये तो रैशनल है ही नहीं, यानी कि कैसा है, इज एन इररेशनल नंबर। ठीक, इस टाइप से करना है। बार बार सभी क्वेश्चनों में एक ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, पहले P बाई Q की फॉर्म में लिखना है, फिर बाद में उसमें जो √5 का नंबर होगा उसे सेपरेट करना है और उसे बोल देना इरेशनल, इसे बोल देना रैशनल। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 2। तो देखो ऐसे कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 2। तो फिर से वही करूंगा, लेट अस अज्यूम दैट क्या 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो देन देयर एग्जिस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे क्या, p, q जो बिलोंग करेंगे इसमें इंटीजर्स में, ठीक है। सच दैट अगर मैंने इसे रैशनल नंबर मान लिया तो इसे p बाई q ऐसे होंगे इंटीजर में जो ये इसे रैशनल बना देंगे। कैसे, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q। अब फिर से वही प्रोसेस है कि रूट 2 को यहाँ पे अकेला करना है, तो 6 को क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। रूट 2 को यहीं रखेंगे, p अपॉन q माइनस का 6 चला जाएगा, प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे क्योंकि पहले फ्रैक्शन बनानी ना, फ्रैक्शन को एक करना है। तो p एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे q आएगा, तो q की इधर इंट हो जाएगी -6q। अब देखो यहाँ पे आप p और q क्या आते हैं, इंटीजर। अगर इंटीजर में मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करूं तब भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ p -6q एंड नीचे क्या है q, r क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स। और जब इंटीजर का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज p -6q अपॉन में q कैसा नंबर है, ये है रैशनल नंबर। बट मेरा जो इधर रखा है √2, मगर √2 कैसा नंबर है, ये है इर्रेशनल नंबर, ठीक, इर्रेशनल लिख लेना। और आपको पता है इर्रेशनल और रैशनल तो कभी बराबर होंगे नहीं, ये रैशनल इर्रेशनल बराबर तो होंगे नहीं। यानी कि यहाँ भी लिखोगे इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, तो यहाँ लिखोगे फिर सो अगर अजम्पशन, मेरा जो अनुमान था वो क्या निकला, गलत, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मेरा अनुमान क्या निकला, रॉन्ग। फिर इसके बाद में आप लास्ट में लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, पूरा क्वेश्चन उतार दोगे। सो 6 प्लस रूट 2 इज अ, तो 6 प्लस रूट 2 कैसा नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर, इरेशनल, ये लिख देना है लास्ट में, ठीक। इस टाइप से करना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर दोबारा क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट ये चैप्टर खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।